नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर पर। आज से हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका है भौतिक विज्ञान। ठीक है, विज्ञान के अंतर्गत ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान। ठीक है, विज्ञान हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इसे कवर करने के लिए हमें 3 पार्टों में, हम सभी लोग जानते हैं कि इसे 3 पार्टों में कवर किया जाएगा। कौन कौन सा? आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और बायोलॉजी रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो नई चीज़ें आई हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उन टेक्नोलॉजी के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन हम लोग क्रैक कर सकें। ठीक, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? तो हम फिजिक्स से करेंगे। और फिजिक्स में आपका क्या रहेगा? फिजिक्स में आपका क्या रहेगा स्टार्टिंग में? मापन। ठीक है, मापन चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं और ये आपका स्टार्टिंग चैप्टर आपका क्या है? मापन है। और मापन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि मापन में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, जब भी हम बाज़ार जाते हैं कोई सामान लेने, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि हमें 1 किलोग्राम चीनी दीजिए। मान लीजिए चीनी आप लेने गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? 1 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। ठीक है, पढ़ना क्या, बस ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो हमें पढ़ना ये है कि ये जो किलोग्राम है ये क्या है। और सिर्फ किलोग्राम ही नहीं, जब हम दूरी मापते हैं, कहते हैं 1 मीटर लंबा है, तो ये मीटर क्या है ये हमें पढ़ना है कि ये है क्या। समय को मापते हैं, 1 सेकंड है, तो ये सेकंड क्या है ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम जो होगा वो आपका क्या होगा? मापन। और मापन में भी क्या आपका है? मात्रक या इकाइयाँ। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मात्रक या इकाई। ठीक है, अब मात्रक क्या है? तो जब हम चीनी लेने गए, हमने कहा कि 1 किलोग्राम चीनी दे दीजिए, तो यहाँ पर किलोग्राम क्या है? मात्रक है। किस चीज़ का मात्रक है? ये द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, क्या है? ये द्रव्यमान का मात्रक है। अब मात्रक है क्या ये हमें समझना है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बचपन में गांव में जो लोग रहे होंगे उन्होंने खेल खेला होगा गिल्ली डंडा का। किसका? गिल्ली डंडा का खेल। उसमें क्या होता है, एक सेंटर होता है, वहाँ से गिल्ली को उछाला जाता है, उस पर डंडे से प्रहार किया जाता है। गिल्ली जितनी दूर जाती है, फिर यह तय किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि इतने डंडे की दूरी पर गिल्ली गई है। कुछ डंडा अनुमानित हम लोग मान लेते हैं कि इतने दूरी पर यह गिल्ली गई होगी। फिर वहाँ से नापते हैं उसके सेंटर तक जहाँ से हमने गिल्ली पर प्रहार किया था। ठीक, तो वो क्या है? आपका जो इकाई मापा जा रहा है वो किस में मापा जा रहा है? डंडे में। ठीक है, आप ये जानते हैं कि मान लीजिए कि 15 डंडे आपका आ गया, तो क्या हो गया? 15 डंडे, यानी 15 क्या है? संख्यात्मक मान है। और डंडा क्या है? यहाँ पर इकाई है। इकाई क्या है? यहाँ पर उस गिल्ली से उस जो सेंटर है उसके बीच की दूरी है। तो दूरी को हमने जो इकाई लिया उसको क्या लिया? डंडा। यानी एक डंडा जो था वो क्या हो गया? इसकी इकाई। तो यही होता है मापन में। मापन में जो आपका मात्रक होता है वो यही चीज़ होता है कि किसी निश्चित राशि को, जिस राशि को हमें मापना है, जैसे हमें भार मापना, द्रव्यमान मापना है, या फिर हमें लंबाई मापनी है, भार मापना है, जो भी मापना है, उसी राशि का कोई एक निश्चित परिमाण का हम क्या मानक मान लेंगे, और उसी मानक को हम क्या कह देंगे? मात्रक कह देंगे। जैसे हमने यहाँ पर गिल्ली डंडे के खेल में हमने डंडे को क्या मान लिया? मानक मान लिया। अब हमने कहा कि इतने मान लीजिए 15 डंडे की दूरी पर वो गिल्ली है, ये अनुमानित जो भी हमने माना वही क्या आपका हो जाएगा? उसकी पूरी माप हो जाएगी। और उस माप में जो आपकी इकाई क्या रहेगी वो क्या रहेगा? आपका ये डंडा रहेगा, जो ये पूरा आपके मापन में सहयोग करेगा कि कितनी डंडे की दूरी पर है। ठीक है, इसी प्रकार जब आप देखते हैं कि चीनी लेने गए, तो 1 किलोग्राम चीनी आप लेकर आए। जब 5 किलोग्राम आप चीनी कहते हैं, तो वहाँ पर किलोग्राम उसकी एक इकाई है। ठीक है, उसकी इकाई क्या है? यहाँ द्रव्यमान की इकाई क्या है? किलोग्राम है। और वहाँ आपको जो संख्यात्मक मान दिया गया है वो कितना है? 5। ठीक है, 5 किलोग्राम। तो हम यहाँ से समझ पा रहे हैं कि 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो आपका संख्यात्मक मान, ठीक है, एक संख्यात्मक मान होना चाहिए, और दूसरा एक इकाई होनी चाहिए उसकी, कि किस इकाई में हम माप रहे हैं।
ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि हमारे पास मापन में हमारे पास इकाई होनी चाहिए, हम उसी इकाई को बेस बनाकर हम चीज़ों को नापेंगे। एक और उदाहरण आप ले लीजिए, गांव में जब कोई किसी गल्ले की दुकान पर जाते हैं, जब वहाँ पर धान या गेहूँ बेचा जाता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो बाट उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए कि 1 किलोग्राम का बाट ले लिए और जो ये तराजू है उस पर पहले 1 किलोग्राम का बाट इन्होंने ले लिया और इधर गेहूँ रख लिया, ठीक है। अब ये जब कांटा बराबर हो गया तो क्या करते हैं कि 1 किलोग्राम ये हो गया, 1 किलोग्राम ये हो गया, तो इस पर क्या करेंगे कि अब आगे जब तौल में आगे बढ़ेंगे तो ये भी 1 किलोग्राम और ये 1 किलोग्राम एक ही बाट पर रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब ये 2 किलोग्राम का काम करने लगा, ठीक है। अब इसके बाद इधर जो आपका गेहूँ रहेगा वो आपका 2 किलोग्राम के बराबर 2 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि इन्होंने अपना बाट के सहारे से एक अपनी और इकाई मतलब इकाई बनाई थी, और वो क्या था, उस गेहूँ की मात्रा को और रख लिया था, और जिस वजह से क्या होता है कि बाट के समतुल्य ही उसका वजन हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इकाई होती है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मापन में, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है कि किस चीज़ का मापन में क्या मात्रक है या उसकी क्या इकाई है। तो उससे पहले हम थोड़ा राशियों को देख लेते हैं कि भौतिक में राशियाँ होती हैं, जब हम मापेंगे तो किसी राशि को ही मापेंगे, ठीक है। जैसे लंबाई हो गया, दूरी हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, किसी राशि को ही मापेंगे तभी उसका मात्रक होगा या उसकी इकाई होगी। पहले राशि होना जरूरी है। तो भौतिक में राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। भौतिक में राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है मूल राशि, एक होती है व्युत्पन्न राशि, ठीक है। मूल राशि होती है और एक आपकी क्या होती है, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। इसके मात्रक क्या होते हैं, मूल राशि के मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जबकि व्युत्पन्न राशि क्या होती है, मूल मात्रकों की सहायता से जो राशियाँ उत्पन्न की जाती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं, और इनके मात्रक भी क्या होंगे, इनके मूल राशि पर ही डिपेंड करेंगे, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बता दे रहे हैं। जैसे मूल राशियों में 7 प्रकार की राशियाँ मानी गई हैं। कितने प्रकार की राशियाँ मानी गई हैं, 7 प्रकार की राशियाँ, और इन्हीं 7 प्रकार की राशियों से यहाँ तमाम प्रकार की राशियाँ व्युत्पन्न की जाएंगी, ठीक है। अब इसका हम एक इसके जो मूल राशियाँ मानी गई हैं हम उन मूल राशियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी लंबाई मानी गई है, फिर आपका द्रव्यमान है, फिर आपका समय है, फिर आपका विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। ये 7 राशियाँ होंगी। कौन कौन सी हैं, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। ये आपकी 7 राशियाँ हो गई हैं। अब व्युत्पन्न राशि का एक हम उदाहरण ले रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा चाल, ठीक है। तो चाल अगर आपने पढ़ा है तो चाल का सूत्र भी आपने पढ़ा होगा, दूरी बटा समय, ठीक है। अगर आपने चाल पढ़ा तो उसके साथ ही आपने ये भी पढ़ा होगा दूरी बटा समय। दूरी क्या है, तो दूरी वास्तव में लंबाई ही होती है, और लंबाई आपको यहाँ मिल रही है मूल राशि में। तो यानी ये राशि जो है व्युत्पन्न राशि है चाल, और इसकी सहायता के लिए हमारे पास दूरी आ गई है, और दूरी क्या है, लंबाई है, और लंबाई आपका क्या है, मूल राशि, यानी मूल राशि से ही ये उत्पन्न होगी। और समय क्या है, ये भी आपका मूल राशि है। देखिए लंबाई तो था ही था, समय भी आपका मूल राशि है, इसलिए क्या है कि दूरी और जो समय है इसकी सहायता से हमें एक और राशि मिल रही है, वो है चाल, और ये चाल आपका क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गई, ठीक है। तो ये व्युत्पन्न राशि है तो इसके व्युत्पन्न मात्रक भी होंगे, ठीक है। यानी इसके जो मात्रक निकल कर आएंगे, इसकी जो इकाई निकल कर आएगी वो किस पर डिपेंड करेगी, ये मूल राशि की इकाइयों पर डिपेंड करेगी। जैसे अगर हम निकालना चाहें चाल की इकाई, तो दूरी को हम मीटर में लिखेंगे और समय को सेकंड में लिखेंगे, तो मीटर पर सेकंड आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी इकाई हो गई।
और यहाँ पर आपकी मूल राशियों की इकाई क्या क्या है, तो लंबाई का आपका मीटर हो जाता है, द्रव्यमान आपका किलोग्राम हो जाता है, समय आपका सेकंड हो जाता है, विद्युत धारा आपका एम्पियर हो जाता है, ताप आपका केल्विन हो जाता है, ज्योत तीव्रता आपका क्या हो जाता है, कैंडेला हो जाता है, पदार्थ की मात्रा आपका क्या हो जाता है, मोल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो राशियां हैं, इन राशियों की इकाइयाँ क्या है, आपका क्या है, मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पियर है, केल्विन है, कैंडेला है और फिर मोल है। और इसकी सहायता से जब हम व्युत्पन्न राशि का निकालते हैं तो हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लेकर दिखाया है, बाकी तमाम सारे व्युत्पन्न राशियाँ बहुत सारी हैं और उनके तमाम मात्रक भी होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे कि हमने जब जो 7 प्रकार की राशियाँ पढ़ ली हैं, अब ये भी है कि मापने का तरीका जो है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई चीज़ मापी जाती है तो कहीं फीट में मापी जाती है और कहीं आपका किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। समस्या तब नहीं होती जब एक क्षेत्र में आप हैं, एक क्षेत्र में जब आप करेंगे तो चलिए हम फीट में माप रहे हैं तो दूसरा भी फीट में माप रहा है, लेकिन जब हम स्थान बदलते हैं, कोई इतनी दूरी पर जाकर हम बात करते हैं कि मान लीजिए भारत में कुछ दूसरा चल रहा है, इंग्लैंड में कुछ दूसरा चल रहा है, अब जब दोनों के बीच कोई व्यापार होगा या कोई चीज़ होगी तो हम कैसे उस चीज़ को निर्णय करेंगे कि आपकी इकाई कुछ दूसरी है, हमारी इकाई कुछ दूसरी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, या तो एक दूसरे में परिवर्तन करें और या फिर क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ही मान लेते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो पूरे विश्व में एक जैसी ही माप प्रणाली को स्थापित करेगी। ठीक है, तो एक SI यूनिट होती है। SI यूनिट क्या होती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है, मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है। ठीक है, तो उसी में अब हर जगह लगभग मापतोल होता है, बाकी व्यक्तिगत रूप से अपना चलाते रहते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास 3 चीज़ें आती है। एक तो आता है MKS। ठीक है, MKS पद्धति आपकी है। MKS, अब MKS क्या है, तो 3 चीज़ें हम लेकर चलते हैं। क्या क्या, एक लंबाई, एक द्रव्यमान और एक समय। क्या क्या लेकर चलते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो लंबाई को हम क्या लिख देंगे, मीटर। तो M किसे दर्शाएगा, लंबाई को। K किसे दर्शाता है, किलोग्राम को, यानी द्रव्यमान को। K किसे दर्शाएगा, द्रव्यमान को। और S सेकंड यानी समय को दर्शाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 चीजें हम लेकर चलते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो M आपका मीटर, K आपका किलोग्राम, S आपका सेकंड। ठीक है, लिख लीजिए मीटर, ये आपका हो गया किलोग्राम और ये आपका क्या हो गया, सेकंड। तो ये हो गया आपका MKS पद्धति। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्या है, CGS। CGS में क्या होता है, C से आपका सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि मीटर सेंटीमीटर किस चीज़ का मात्रक है, तो यह लंबाई का है। तो जो लंबाई अभी तक हम किस में माप रहे थे, मीटर में माप रहे थे, अभी हम सेंटीमीटर में मापने लगे। ठीक है, अच्छा, चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि हम सेंटीमीटर से मीटर को हम चेंज कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका किलोग्राम जो है ये अब यहाँ पर आपका ग्राम हो जाएगा। और ये सब क्या है, 10-10 के गुणक में है। सेकंड आपका वही रहेगा। ठीक है, सेकंड यहाँ भी MKS में भी वही है और आपका CGS में भी वही है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 मीटर है, तो MKS में मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या है, 1 मीटर। अब हमने कहा कि इसे हम CGS में चेंज करें, तो CGS में क्या करेंगे, 1 मीटर बराबर हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम 100 सेंटीमीटर लिख दें तो CGS पद्धति में हो गया। यानी MKS पद्धति में इस राड की लंबाई जो 1 मीटर है वो आपका 1 मीटर रहेगा और CGS में यही आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, एक पद्धति और है, वो आपका क्या है, FPS, फ्रेंच पद्धति से कहते हैं। FPS क्या है, फुट पाउंड और सेकंड, फुट पाउंड और सेकंड। एक पद्धति आपका ये भी है। एक आपका क्या हो गया, MKS हो गया, एक आपका CGS हो गया, और एक आपका क्या हो गया, FPS। तो इन 3 तरीके से हम लोग मापते हैं, ये 3 पद्धतियां हैं। और जो आपका इंटरनेशनल लेवल पर है वो आपका क्या है, SI यूनिट आप हर जगह पढ़ेंगे। SI यूनिट क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, तो SI यूनिट क्या है, ये आप हर जगह पढ़ेंगे, ठीक है। SI यूनिट आप हर जगह पढ़ेंगे। क्या होता है SI का, तो इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम यूनिट्स। तो इतना चीज़ हो गया। हम जो भी आपके पास राशियां हैं, उन राशियों को मापने के हमारे पास 3 पद्धतियां हैं। चौथी आपकी SI है, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम यूनिट्स करके है। तो 3 पद्धतियाँ ये हैं, इन्हें मापते हैं। अब जो आपको मूल राशि हमने बताया था, उनके मात्रक क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, लंबाई। ठीक है, लंबाई है। लंबाई को MKS या SI पद्धति में किस में मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं। ठीक, अब मीटर तो आपने कह दिया कि मीटर में मापते हैं। ये मीटर है क्या, गिल्ली डंडे के खेल में हमने देखा था कि डंडे को हमने यूनिट मान लिया था, और डंडा किसी का हो सकता है कि उस खेल में इतना लंबा हो और किसी का दूसरे खेल में इतना लंबा हो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा खेल रहेगा वैसे आपके, जैसा व्यक्ति रहेगा या जैसा खेल होगा, वहाँ पर कैसे उसने डंडे का चयन किया है, ये है। अब मीटर है, तो मीटर के बारे में हमें क्या पता है, कोई स्टैंडर्ड, देखिए यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि नहीं 3 मीटर का, वो आपका 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का डंडा होगा या 35 सेंटीमीटर का डंडा होगा। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जैसा सुविधाजनक है वैसे ले लिया। लेकिन मीटर क्या है, इसका कोई स्टैंडर्ड है। मीटर हम किसे कहेंगे, एक मीटर है क्या, तो ये समझेंगे। तो 1 मीटर आपका, सबसे पहले तो पेरिस के निकट मापतोल की इकाई है। मापतोल के मतलब जो केंद्र है वो पेरिस के निकट सेवरिस में है। वहाँ पर एक प्लेटियम और इरिडियम के बीच 2 पॉइंट ऐसे लगा दिया गया था, और उन्हीं 2 पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर कहलाती थी। ठीक है, 2 पॉइंट लगा दिया गया था, उसी पॉइंट के बीच की दूरी क्या कहलाती थी, 1 मीटर कहलाती थी। लेकिन देखिए, कभी कुछ ऐसी आपदा आ जाए कि ये नष्ट हो सकती हैं, तो इसलिए इसके वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाती थी, और थोड़ा और सटीकता के साथ मापने वाली चीज़ें हो तो और अच्छा है। ठीक है, इसका भी अपना लिमिटेशन था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि हम जानते हैं प्रकाश की चाल क्या होती है। प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ किलोमीटर है, तो किलोमीटर को हम मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। और जो ये एक्यूरेट 3 लाख किलोमीटर दिया गया है, ये वास्तव में एक्यूरेट 3 लाख किलोमीटर होता नहीं है। ये होता है 299, 792, 458। क्या होता है, 299, 792, 458, 299, 792, 458 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 3 लाख किलोमीटर के करीब ये पहुंच जाता है। तो अब सोचिए कि 1 सेकंड में इतने लाख किलोमीटर चला जाता है। तो अगर हमें निकालना हो कि इतने किलोमीटर जाता है 1 सेकंड में, तो 1 मीटर कितने सेकंड में जाएगा। तो 1 मीटर हमें निकालना हो तो इसे 1000 से गुणा करा देंगे और 1 बटे करके हम निकालेंगे। यानी क्या कर देंगे कि 1 सेकंड में अगर 299, 792, 458 किलोमीटर की यात्रा 1 सेकंड के इतने हिस्से में, ठीक है, 1 सेकंड को इससे हम जब इस संख्या से भाग करते हैं तो 1 सेकंड के इतने हिस्से में जो प्रकाश जितनी दूरी चलती है वो क्या होता है, वो 1 मीटर होता है।
ठीक है। 1 सेकंड में वो अगर पूरा हम 1 सेकंड में कि 1 सेकंड में कितना चलता है, तो वो लगभग 299, 792, 458 लाख किलोमीटर के करीब जाता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर मानकर चलो, ये लगभग 3 लाख किलोमीटर के करीब ही है। तो 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर जाता है, तो हमें 1 मीटर निकालना है। तो 1 सेकंड के इतने हिस्से में वो जितनी दूरी तय करता है वो आपका क्या होता है, 1 मीटर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 1/299, 792, 498 सेकंड में चली गई दूरी प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है, आपका 1 मीटर कहलाती है, ठीक है। यानी 1 मीटर क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर क्या है, तो प्रकाश जो 1 सेकंड के 299, 792, 498 लाख हिस्से में, ठीक है, हिस्से में जितनी दूरी चलती है वो आपका क्या कहलाता है, 1 मीटर कहलाता है। जैसे 1 सेकंड में अगर वो इतनी दूरी जाती है, ठीक है, ये कितना है, 299, 792, 458 किलोमीटर, ठीक है। 1 सेकंड में इतनी जाती है, तो 1 सेकंड के इतने हिस्से में आपकी इतनी दूर ही जाएगी प्रकाश, और यही आपका क्या कहलाएगा, 1 मीटर, ठीक है। तो ये मीटर की परिभाषा हुई। दूसरा क्या है आपका, किलोग्राम की परिभाषा। दूसरा आपका क्या था, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं। किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। अब किलोग्राम क्या है, तो फिर वही पेरिस के निकट सेवरिस में पहुंचेंगे, वहां पर एक गोला ऐसे बना हुआ रखा है, और इसका जो ये किससे बना है, प्लेटिनम और इरिडियम से बना है, 90 और 10 के रेशियो में। 90% आपका प्लेटिनम है, 10% आपका इरिडियम है, 90 और 10 के रेशियो में बना है। और इसका जो वजन है वो आपका 1 किलोग्राम के बराबर है, ठीक है। ये मान लिया गया कि इस गोले का जो वजन है वो 1 किलोग्राम के माप के बराबर है, और इसी के समतुल्य हर जगह मतलब मानक बाट तैयार करके हर देशों में भेज दिया, इसके सदस्य देशों में भेज दिया जाता है, और उसी को आधार बनाकर आपके बाट तैयार होते हैं। मापतोल के जो बाट होते हैं 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, उसी के आधार पर तैयार होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वही समस्या जो पिछली समस्या थी कि इससे भी और सटीकता के साथ मापा जा सके, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए एक और तरीका निकाला कि जैसे आप लोग जानते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और कितना होता है, 1000 किलोग्राम, ठीक है। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसे कर दीजिए पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अब इसे अगर हम थोड़ा चेंज करें तो 1000 किलोग्राम को आप ऐसे रहने दीजिए, देखिए ये बीच में, इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। अब 1000 किलोग्राम को आप ऐसे रहने दीजिए, और 1 मीटर क्यूब, जो मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब क्या हुआ, एक ऐसे आपका 1 मीटर का बॉक्स बना लीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 1-1 मीटर हो, ठीक है। 1-1 मीटर की लंबाई चौड़ाई हो, इसमें जितना पानी भर देते हैं उसका वजन क्या होता है, 1000 किलोग्राम होता है, ठीक है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 1-1 मीटर ही होता है। अच्छा, जब इसे हम लीटर में चेंज करते हैं तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है, 1000 लीटर। और 1000 से 1000 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 किलोग्राम द्रव्यमान 1 लीटर, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान होगा वही आपका 1 किलोग्राम के बराबर होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ इन्होंने 2019 में इसमें भी चेंजिंग की, और 2019 में एक नई विधि लेकर आए
और वो विधि आपका क्या है, प्लांक कांस्टेंट के आधार पर, प्लांक कांस्टेंट के आधार पर अब नए किलोग्राम का वर्णन होगा कि 1 किलोग्राम क्या है। हालांकि ये कोई यहाँ भी समस्या नहीं थी, लेकिन और भी सटीकता के साथ जब मापा जाता है तो वहाँ पर हम प्लांक कांस्टेंट के आधार पर जो किलोग्राम का जो नया परिभाषा निकालेंगे उसके आधार पर ही वो सारी चीज़ें वो होंगी। तो प्लांक कांस्टेंट 2019 के बाद एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब इससे काम चलेगा, ठीक है। बाकी ये भी अपना चलता रहेगा, ठीक है। तो इसके आगे हम देखते हैं सेकंड की परिभाषा। हमारे पास किलोग्राम हो गया, द्रव्यमान हो गया, अब समय आ गया। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। अब 1 सेकंड क्या है, तो 1 सेकंड के लिए एक परमाणुविक घड़ी है हमारे पास, ठीक है, परमाणुविक घड़ी है, जिसमें सीजियम 133 का प्रयोग किया गया है, ठीक है। किसका प्रयोग किया गया है, सीजियम 133 का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब परमाणु, इसके जो परमाणु घड़ी है इसमें परमाणु कंपन करेगा, और जो परमाणु कंपन करता है वो कंपन करता है आपका, जो इसका डाटा है वो आपका है 9 192 631 770, 9 192 631 770, ठीक है। ये डाटा याद करने का तरीका है भाई, नहीं तो आप अरबों खरबों में याद करते रहिए। अगर देखना चाहें तो देख रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ठीक है। 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, लेकिन आसान यही रहेगा कि इस तरीके से तोड़ तोड़ कर याद कर लें। 9 192 631 770 इतना कंपन करता है, इतनी बार क्या करता है, थरथराहट होता है इसमें, यह कंपन करता है, ठीक है। और ये कंपन करता है, इतना कंपन करने में जितना समय लगता है, ठीक है, कितना, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 कंपन करने में जितना समय लगता है वो आपका क्या होता है, 1 सेकंड होता है, ठीक है। 1 सेकंड होता है ये। 1 सेकंड क्या होता है कि आपकी इतनी कंपन, जो आपका लिखा हुआ है कि 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 कंपन करता है सीजियम 133 का परमाणु, ठीक है। ये परमाणु घड़ी है, उसमें लगा हुआ है, वही आपका कंपन क्या है, आपका 1 सेकंड के बराबर है। तो ये आपका क्या हो गया, 1 सेकंड हो गया। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा को किस में मापते हैं, तो वैद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। एम्पियर क्या है, तो 2 अनंत लंबाई के तार समांतर, और इसमें प्रति मीटर में जब धारा ऐसे प्रवाहित किया जाए, कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इनके प्रति मीटर, ठीक है, प्रति मीटर लंबाई में आपके जो बल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का जो बल लगता है वो 2 × 10⁵ न्यूटन होता है, ठीक है। क्या होता है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का जो बल लगता है इन्हें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने में। क्योंकि जब धारा समान धारा प्रवाहित करेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करने में क्या करेंगे कि एक दूसरे को जब रिपल करेंगे तो कितना बल होना चाहिए, इतना बल होना चाहिए, कितना, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल होना चाहिए जो इन एक दूसरे को भी ये प्रतिकर्षित करे। तो इसके लिए हमें धारा की जो मात्रा चाहिए वो आपकी क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर धारा वो है जो इन तारों में प्रवाहित करने पर एक दूसरे के बीच में कितना बल उत्पन्न कर दें, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने के लिए कितना बल उत्पन्न कर दें, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का है। कितना, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल जब उत्पन्न हो जाए इन दूसरे को प्रतिकर्षित करने के लिए, तब कितनी धारा जा रही होती है वो आपका क्या है, आपका 1 एम्पियर है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, अब एम्पियर के आगे हमारे पास क्या है, केल्विन है, ठीक है। ताप है, ताप को हम किस में मापेंगे, केल्विन में मापेंगे। केल्विन क्या है,
तो केल्विन क्या है? केल्विन आपका एक ऊष्मागतिक ताप होता है, और ऊष्मागतिक ताप जो जल का एक त्रिक बिंदु होता है, जल का त्रिक बिंदु के 1/273, ठीक है, जल के त्रिक बिंदु के 1/273.16वां भाग जो होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? 1 केल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 केल्विन क्या होता है? जो जल का त्रिक बिंदु जो होता है उसके उस ताप के 1/273.16वें भाग को क्या कहते हैं? केल्विन कहते हैं, ठीक है। 1 केल्विन बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। 1 केल्विन बराबर क्या हो जाएगा? ऊष्मागतिक का जो जल का जो त्रिक बिंदु होता है उसके ताप का, ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग जो है वो आपका क्या हो जाता है? 1 केल्विन हो जाता है। वर्तमान में आप किस में, ये जो आपका केल्विन है उसके लिए इन्होंने बोल्ट्जमैन नियतांक का प्रयोग करना शुरू कर दिया है केल्विन की परिभाषा के लिए। केल्विन की परिभाषा के लिए क्या कर दिया है? बोल्ट्जमैन नियतांक का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से हमने ताप के बारे में भी जान लिया, ताप का जो यूनिट है। फिर आगे बढ़ते हैं। ताप के बाद आ जाएगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हमने पढ़ा था? कैंडला। अब एक कैंडला क्या है? तो एक कैंडला क्या है? मान लीजिए कि कहीं से प्रकाश आ रहा है, तो उसकी तीव्रता जिस दिशा से, मान लीजिए इस दिशा से प्रकाश आ रहा है, तो इसकी तीव्रता हम देखेंगे कि इसकी तीव्रता कितनी है, और ज्योति तीव्रता की मात्रा को ही हम कैंडला कहते हैं। तो इसकी तीव्रता जानने के लिए हम क्या करते हैं? एक हमारे पास यहाँ टर्म आएगा स्टेरेडियन का, उसे हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ से जब निकलेगा तो एक निर्धारित जो प्रकाश स्रोत है आपका, ये आपका प्रकाश स्रोत है, ये इस दिशा में आपका एक निश्चित आवृत्ति, और वो आवृत्ति कितनी है? 540 × 10⁻12 हर्ट्ज, ठीक है। इस आवृत्ति का यहाँ से प्रकाश निष्कासित कर रहा हो। अच्छा, इसके बाद एक जो 673 स्टेरेडियन, स्टेरेडियन क्या होता है? घन कोण, ठीक है। स्टेरेडियन क्या होता है? घन कोण का मात्रक होता है। रेडियन कोण का होता है, स्टेरेडियन क्या होता है? घन कोण का मात्रक होता है। घन कोण आपका, जैसे मान लीजिए एकांक एरिया है, और ये एरिया किसी गोले के केंद्र पर कितना कोण बनाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका गोला है, एक गेंद ले लीजिए, उस पर एकांक क्षेत्रफल का एक सर्किल बना लीजिए, और वो सर्किल इसके सेंटर पर कितना एंगल बनाती है, वो आपका क्या होता है? 1 स्टेरेडियन होता है। तो 1 स्टेरेडियन आपका कितना होता है? जो ये सर्किल बनाती है एकांक क्षेत्रफल का, वो आपका जो सेंटर पर, गोले का सेंटर है, वहाँ जो एंगल बनता है वो आपका 1 स्टेरेडियन होता है। तो पहली कंडीशन ये है कि जो यहाँ पर प्रकाश स्रोत है वो 540 × 10⁻12 हर्ट्ज, यानी ये आवृत्ति, इतनी आवृत्ति का प्रकाश निकाल रहा हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी जो सतह होती है वहाँ पर 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा हो, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रकाश निकल रहा हो, और 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन का प्रकाश वहाँ से उत्सर्जित हो रहा हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? एक कैंडला कहलाता है। वो इतनी जो तीव्रता होगी, अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब जो प्रकाश निकल रहा है उसकी ज्योति तीव्रता कितनी है? 1 कैंडला है, ठीक है। 1 कैंडला क्या है? उसकी ज्योति तीव्रता है जो 540 × 10⁻12 हर्ट्ज की आवृत्ति का, और 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन, यानी जो यहाँ पर है, यहाँ जो प्रकाश की शक्ति है वो कितनी होनी चाहिए? 1/683 वाट, ठीक है। 1/683 वाट होनी चाहिए यहाँ पर। तो ये जो प्रकाश आपका निकल रहा है इतनी क्षमता का, वो आपका क्या कहलाएगा? 1 कैंडला की ज्योति तीव्रता के बराबर वो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। नेक्स्ट है आपका पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या है? तो
कार्बन 12 आप जानते ही हैं, इसके 0.012 किलोग्राम या 12 ग्राम, एक ही चीज़ है, 0.012 किलोग्राम या 12 ग्राम। अगर किलोग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना हो, ग्राम में कन्वर्ट करना हो, तो 1000 से हम गुणा करा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। और उसके बाद 1 2 3, तो यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए 12 के बाद, तो आपका क्या हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। और 1 दशमलव लगा दीजिए तो 12 हो गया आपका। तो 12 ग्राम, 0.012 किलोग्राम या 12 ग्राम, बात एक ही है। इसमें परमाणुओं की संख्या जो होती है, परमाणुओं की संख्या जो होती है वही आपका क्या होता है, पदार्थ की मात्रा होती है। ठीक है, अब तो अवोगाद्रो संख्या के आधार पर इसे डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जितनी भी मूल राशियां हैं उनके जो मात्रक हैं वो मात्रक लिए कहाँ से गए हैं, उनके स्टैंडर्ड क्या है। अच्छा, मूल राशियों के स्टैंडर्ड क्लियर हो गए तो बाकी के हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई हम ये सिद्ध कर चुके हैं या हम ये देख चुके हैं कि जो मूल राशियाँ हैं उनके मात्रकों को हम कहाँ से लिए हैं। अब जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं उनके मात्रकों को क्या चेक करना है, क्योंकि वो तो मूल राशियों से बने हैं। उनसे जब पूछा जाएगा कि भाई आपकी प्रामाणिकता क्या है, तो वो कह देंगे भैया जाकर हम तो मूल राशि से बने हैं। अब मूल राशियों के मात्रकों से बने हैं, आप उनसे जाकर पूछिए, और उनकी प्रामाणिकता हम यहाँ पर देख ही चुके हैं कि कहाँ पर कैसे स्टैंडर्ड लागू किए गए हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि सातों मूल राशियों के जो कहाँ से उद्गम उनका हुआ है और क्या स्रोत है उनके प्रामाणिकता के, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे कुछ भौतिक राशियाँ थीं तो उनमें व्युत्पन्न राशियाँ भी हमारे पास थीं, और व्युत्पन्न राशियों को देख लेते हैं और उन व्युत्पन्न राशियों के बाद हम आगे क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। तो व्युत्पन्न राशियाँ आपका जैसे चाल हमने बता ही दिया था, त्वरण होता है, एक त्वरण होता है। त्वरण में क्या करते हैं, वेग परिवर्तन होता है। इसमें त्वरण में क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये परिभाषा है। तो वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। समयांतराल महत्वपूर्ण है, समय नहीं महत्वपूर्ण है, समयांतराल महत्वपूर्ण है, यानी समय में कितना अंतराल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वेग परिवर्तन हो रहा है 40 से 50 होता जा रहा है। ठीक है, 40 से 50 होता जा रहा है, यानी वेग में बदलाव हो रहा है 10, या मीटर पर सेकंड लिख लीजिए, 10 हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हम समय अंतराल देखेंगे कि 40 पर कितना टाइम था और 50 पर कितना टाइम था। ठीक है, उन दोनों का अंतर निकालेंगे। ये नहीं है कि 4 बजे हो रहा था तो 4 समय लिख दिया कि 4 बजे, तो ये कोई वो नहीं है। बजे तो हम लोगों की वो कल्पना है। बाकी समय अंतराल जो दो घटनाएं हुई, पहली घटनाएं हुई 40 और दूसरी घटना हुई 50। ठीक है, तो इन दो घटनाओं के बीच जो अंतराल था उसी को हम समय अंतराल कहेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन क्या है, तो वेग आपका चाल ही है। ठीक है, तो उसका वेग का मात्रक और चाल का मात्रक एक ही होता है, बस केवल राशियों में अंतर ये होता है कि एक सदिश होती है, एक अदिश होती है। तो वेग परिवर्तन आपका हो गया मीटर पर सेकंड, और समय अंतराल को हम समय लिखेंगे 5 घंटे और 4 घंटे का अंतर निकालेंगे तो 1 घंटे, लेकिन वो तो रहेगा घंटा ही, तो उसको भी हम सेकंड से लिख देंगे। तो ये आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि त्वरण क्या है आपका, त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसमें मीटर आपका क्या है, मीटर आपका लंबाई का मात्रक है, और सेकंड क्या है, यस क्या है, सेकंड का, सेकंड भी आपका समय का मात्रक है। कुल मिलाकर हम घूम फिरा कर लेकर आएंगे मूल मात्रकों पर ही, और जब मूल मात्रकों पर लेकर आएंगे तो वही उसका यूनिट हो जाएगा। कहीं कहीं हम मूल मात्रकों को, मूल मात्रक का इतना यूज हो जाता है कि काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है, तो उसके लिए हम वैज्ञानिकों को भी सम्मान दे देते हैं, और उनकी जगह पर हम क्या, मूल मात्रकों को जो काफ़ी लंबे मूल मात्रक मान लीजिए कि कुछ आ गया, और उसकी जगह पर हम सीधा सीधा उस वैज्ञानिक के नाम पर एक संकेत बना लेंगे और उसी को हम नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे जूल प्रति सेकंड आपका है, जूल प्रति सेकंड शक्ति का मात्रक। ठीक है, तो जूल प्रति सेकंड आपका क्या है, देखिए यहाँ पर जूल प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसे हम वाट कह देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या कह देते हैं, जेम्स वाट को सम्मान देने के लिए उनके नाम पर ही वाट कह दिया हमने। ठीक, तो इस तरीके से क्या करते हैं कि आपके जो मूल मात्र, आपके जो व्युत्पन्न मात्रक हैं उन्हें हम मूल मात्रकों में ले जाकर व्यक्त कर देते हैं, और कहीं कहीं क्या करते हैं कि हम उन्हें किसी वैज्ञानिक के नाम पर हम नाम दे देते हैं।
ठीक है। तो ये है कुछ मूल मात्रकों को हम कुछ व्युत्पन्न मात्रकों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा आयतन। आपने चाल देख लिया, त्वरण देख लिया, आयतन को देख लेते हैं। आयतन क्या है? तो कितनी जगह होती है, कहीं पर आपके पास कितनी जगह है, वो आपका आयतन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 3D के लिए है। 2D के लिए आपका एरिया भी हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी जगह है, हमारे पास कितना खेत है, लेकिन वो 2D है, ठीक है, द्विविमीय चीज़ें हैं। जब हम 3D में आ जाते हैं तो वहाँ पर आयतन हो जाता है चीज़ें। अगर वही हम कह दें कि गिलास में कितना पानी है, तो वहाँ पर आपका आयतन होगा, ठीक है। और हम कह दें कि कोई प्लाट है, इसका कितना एरिया है, ठीक, तो एरिया हम निकालते हैं 2D में, और उसी को हम जब 3D में ले जाते हैं, उसके डायमेंशंस में अगर हम गहराई जोड़ देते हैं या फिर ऊंचाई जोड़ देते हैं तो 3D हो जाता है, और वहाँ वो वॉल्यूम काम करने लगता है। उसमें जो जगह होती है वो वॉल्यूम का काम करने लगती है। तो आयतन आपके पास लंबाई और चौड़ाई तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल हो जाता है। अगर हम इसमें एक और बीमा जोड़ दें ऊंचाई को, तो वो क्या हो जाएगा, आपका 3D हो जाएगा, और 3D में आपका आयतन हो जाएगा। अगर सिर्फ 2D रहेगा तो क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई भी आपका मीटर ही होता है, चौड़ाई भी आपका एक तरीके से मीटर ही है, मतलब मीटर में ही मापेंगे। हो सकता है आप सेंटीमीटर में मापना चाहें, सेंटीमीटर में मापें, लेकिन हम मापने की बात कर रहे हैं कि वास्तव में ये मूल रूप से लंबाई ही है। तो चौड़ाई भी आपका मीटर हो गया, ऊंचाई भी आपका मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि हम तो सेंटीमीटर में मापेंगे, हम तो फीट में मापेंगे। मूल रूप से क्या है, तो ये मूल रूप से लंबाई ही है, ठीक है। तो अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। वैसे अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में हमने क्या कहा कि उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। एक में अगर हम काट दें, यहाँ देख लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई को हमने मीटर में नापा, चौड़ाई को हमने मीटर में नापा, तो यहाँ पर सिर्फ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मीटर स्क्वायर होगा, ये आपका मीटर क्यूब हो गया। इसी तरीके से अगर हम देख लें वेग के बारे में, तो चाल और वेग हमने देखा, वेग ऑब्लिक चाल भी कर देते हैं, बस दिशाओं का अंतर होता है। अंतर क्या होता है, एक में दिशा होती है, एक में दिशा नहीं होती। वेग में दिशा को कंसीडर करते हैं, चाल में दिशा को कंसीडर नहीं करते हैं। वेग को हमें निकालना है तो ये आपका दूरी बटे समय हो जाएगा, और दूरी भी आप जानते हैं किस में नापा जाता है, तो ये आपका दूरी लंबाई में ही मापा जाता है। चलो हम मीटर ही लिख लेते हैं। एसआई में बात करेंगे तो हर जगह मीटर ही यूज करेंगे, ये नहीं कि कहीं किलोमीटर, कहीं सेंटीमीटर, कहीं फीट, कहीं फीट कर लेंगे, ये नहीं होगा, ठीक है। एसआई में मापेंगे तो ये मीटर आपका हो गया, समय आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके व्युत्पन्न राशियाँ हो गई। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन आपके क्या क्या हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शक्ति का मात्रक है, ठीक है। आप घटना चक्र की बुक अगर आपके पास है तो आप वहाँ देख सकते हैं, शक्ति किसका मात्रक है, सॉरी शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, इसका देखिए जूल प्रति सेकंड हमने अभी बताया था, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। और उसे जब हम समय से भाग कर देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, शक्ति हो जाता है, और ये आपका क्या होता है, वाट, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है, वाट हो जाता है। इसी के साथ साथ आपका क्या हो जाता है, विद्युत शक्ति की इकाई पूछा गया था एक बार। तो विद्युत शक्ति की इकाई देखिए, जहाँ भी शक्ति का प्रयोग होगा, जब विद्युत शक्ति है तो यहाँ भी तो शक्ति यूज हुआ है, तो जब ये भी शक्ति है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। एक आपका प्रकाश वर्ष पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष भी आपका मात्रक है, किस चीज़ का, दूरी का। ये हमेशा पूछा जाता है, लगभग हर किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछ ही लिया जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, और आपको ऑप्शन दे देगा दूरी और समय। तो देखिए प्रकाश से तो कुछ क्लियर नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप वर्ष देखेंगे आप ज़्यादातर लोग समय कर देंगे। अब तो चीज़ें जनरलाइज हो गई हैं, आप सभी को पता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। और प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो मान लीजिए कि आपने कोई टार्च जलाया या लेज़र लाइट जलाई
और ये 1 वर्ष में कितनी दूरी तय करता है। क्या है, 1 वर्ष में जो दूरी तय करता है वो दूरी, मान लीजिए 1 वर्ष में यहाँ पहुँचा, तो ये जो दूरी है आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्रकाश वर्ष, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी 1 वर्ष में जो लाइट ट्रेवल करती है वो आपका क्या हो जाएगा, 1 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। और जब हम इसके क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में लेकर आएंगे, वो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करा देंगे। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो इसके जो फंडामेंटल चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी जब मैं पीडीएफ पर जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊँगा, तो वहाँ पर सारी चीज़ें जो छूट जाएंगी उन्हें मैं वहाँ पर भी बता दूँगा। धन्यवाद।